हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सबको। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सबको गुड इवनिंग। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे आपको लेसन 10 हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है अधिनायक। अधिनायक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके क्लास 12th जो हिंदी का 100 मार्क्स का दिगंत भाग 2 पुस्तक है उसका ये लेसन 10 है काव्यखंड का। मैंने सोचा जितना भी लेसन है मैं पढ़ा दूँ। वैसे बिहार बोर्ड से कुछ अपडेट्स आई है आज जिसको मैं क्लियरेंस कल करूँगा, क्योंकि बहुत अभी पूरी तरह से अपडेट्स को मैं देखा भी नहीं हूँ, बट इतना अभी ज़रूर पता है कि नोटिफिकेशंस आए हैं कुछ सिलेबस को लेकर के। सिलेबस चेंज नहीं हुए, थोड़ा सा कुछ मे बी हमें संभावना है कि कुछ रिड्यूस किए गए हैं सिलेबस को, तो वो मैं आपको कल डिटेल्स दे दूंगा। बट आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, इसलिए सब कुछ जुड़ जाओ और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक ज़रूर देखना। कल का क्लास नहीं हो पाया था, तबीयत सही नहीं था, इसलिए सॉरी चाहेंगे कल के लिए। और अगर क्लास कभी नहीं चल पा रहा हो तो समझो हम लोग बड़ी मुसीबत में है, कुछ तभी नहीं चल पा रहा है, मतलब कुछ कारण बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इमरजेंसी होगा जिसकी वजह से ही नहीं चल पाता है। नहीं तो रेयर केस में भी हम कोशिश करते हैं कि क्लास चल ही जाए। अगर न चलने की संभावना हो तो हो सकता है तो पीछे का रिवीजन हो जाए, बट अगर नहीं चल पा रहा है तो कुछ ज़रूर रीज़न होगा। दैट्स उसके लिए आप लोग नाराज़ नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं कि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं पूरा पाठ का हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लेखक का परिचय पूरी तरह से, और इस पाठ का जितना भी प्रश्न उत्तर है बहुत अच्छे से एक एक लाइन करके समझाऊंगा। इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग लाइव चैट में बिना फालतू के कमेंट्स चैट्स बात करते हुए बिल्कुल बिल्कुल बात ही नहीं करना है, एकदम चैट से दूर रहो, हम ये कहेंगे। हाँ, चैट के नज़दीक तब जाना जब कुछ पूछना होगा, तो मैं वहाँ से यहाँ से टाइप करके आपको रिप्लाई दे दूँगा, बट बातें चीतें नहीं बच्चा पार्टी, बिकॉज चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उस पर फोकस करो। और चलिए शुरू करते हैं आज का एकदम प्यारा प्यारा सा क्लास, इसलिए आप लोग लास्ट तक ज़रूर रहिएगा प्लीज़, ये आपके लिए ही तो मैं बता रहा हूँ ना। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आप देख रहे हो अधिनायक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ऐसा आपने मूवी देखा होगा। यहाँ पे अधिनायक कहा जा रहा है, चैप्टर का नाम है अधिनायक, यानी कि भाई कोई बड़ा हीरो है, एक्टर है, बट कौन है मैं समझा रहा हूँ, देखना अपनी भाषा में बता रहा हूँ। एक्टर है, एक्टर यहाँ पे शूटिंग करने वाला एक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बोल रहे एक्टर है, कोई नेता अभिनेता ज़रूर है इस चैप्टर के अंदर, जो क्या करेगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि इसमें के हम लोग लेखक का परिचय कर लेते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना। और ऑडियो सही है कि नहीं एक बार क्लियर कर देंगे सबको, ये ऑडियो सही से आ रहा है ना? ऑडियो सही है ना? स्लो है थोड़ा आवाज़? अच्छा, और ज़ोर से बोलता हूँ, अब तो सही जा रहा होगा। लेखक जो हैं इनके रघुवीर सहाय, सब क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलो, रघुवीर सहाय लेखक कौन है इस चैप्टर के? रघुवीर सहाय, जो कि इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को, ध्यान रखिएगा। और इनका जो निधन देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1990 को। ठीक है, 1929 में बच्चा पार्टी इन्होंने धरा पर आया, मतलब कि जन्म लिया, और 1990 में ये धरा को छोड़ चल बसे। अब बात करते हैं जन्म स्थान की, तो ये लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक थे। ये शिक्षक पद पे कार्यरत रहे। पिताजी जिनका नाम था हरदेव सहाय, लेखक का नाम था रघुवीर सहाय। लेखक का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था और 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था बच्चा पार्टी। चलिए मैं सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें आप तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। शिक्षा इनकी थी भाई, एमए से इन्होंने अंग्रेजी किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो बिल्कुल ध्यान रखना कि जो रघुवीर सहाय थे, रघुवीर सहाय की शिक्षा की अगर हम बात करें तो इन्होंने एमए से अंग्रेजी किया, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से। ओके, इनको संगीत सुनने और फिल्में देखने में बहुत मन लगता था, यानी कि ये संगीत सुनना पसंद करते थे, फिल्म देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की। पूछा जाएगा कि किस कविता केंद्र की स्थापना की, तो आप बताना कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की, और उनका संचालन भी इन्होंने किया था। ठीक है, कौन? रघुवीर सहाय की बात कर रहे हैं। रघुवीर सहाय ने
कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की और उसका संचालन भी किया। घबराएंगे नहीं, सब समझाऊंगा, लास्ट तक जरूर बने रहेंगे क्लास में, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रघुवर सहाय के संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी कृतियां कि रघुवर सहाय पेशे से पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार। पूछा जाएगा रघुवर सहाय भाई मतलब क्या थे, पत्रकार थे या नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जी हाँ सर जी, वो पत्रकार थे। ठीक है ना। उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ नवजीवन से किया था। नवजीवन लखनऊ में ही किया था, नवजीवन से पत्रकार के रूप में। इसके बाद उन्होंने समाचार विभाग आकाशवाणी को ज्वाइन किया और फिर नव भारत टाइम्स में वहाँ पे संवाददाता रहे। उन्होंने संवाददाता के रूप में वहाँ पे काम किया। पहले समझ लेना शुरुआत कहाँ से हुई, नवजीवन से हुई, फिर समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली में ज्वाइन किए और फिर नई दिल्ली में ही नव भारत टाइम्स में उन्होंने संवाददाता के रूप में काम किया। 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक के रूप में भी काम किया था। कौन? लेखक रघुवीर सहाय। 1979 से 1982 तक, 1979 से 1982 तक उन्होंने भाई प्रधान संपादक के रूप में, पोस्ट पूछा जाएगा किसके रूप में, तो प्रधान संपादक के रूप में काम किया था। किसमें? तो दिनमान में। दिनमान समाचार एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी, उसके उन्होंने भाई प्रधान संपादक के रूप में काम किया था 1979 से 1979 टू 1982। ओके, 1979 से 1982 तक। ठीक है, आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग भाई शांति से क्लास को सुनिए, देखिए और समझिए, पढ़िए मन लगा करके। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं इतना ही गुजारिश करूँगा सबसे, क्योंकि मेरे प्रिय सभी भाई एवं बहन जितने लोग हैं, आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कुछ सीखने आए हो और प्लीज़ सीखो। यहाँ पे भाई कुछ लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ सीख करके जाओ, व्यर्थ न जाए आपका समय। आप समय का महत्व समझो, आप ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान अर्पित करो, समझो, सीखो। विद्वान ऐसा मत सोचो कि हम सब कुछ जानते हैं, नहीं बात, सब कुछ कोई नहीं जानता, एक लिमिटेशंस होती है, तो आप उस लिमिटेशन में ही रहिए और प्लीज़ 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 आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अपना एक लिमिटेशन समझिए, समय का महत्व दीजिए, नहीं तो फिर बाद में भाई लोग बुरा मत मानना, कड़वा है, रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं रह पाएगा, रोते रहोगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोगों को कहीं जगह नहीं मिल पा रहा है, तो सोचो कि अगर नहीं पढ़ोगे तो कहाँ पे जगह मिलेगा। और ये सोच रहा हो ना कि हाँ अभी तो मैं सब कुछ कर लूँगा, बाद में वो ये, नहीं नहीं, अभी अगर आप थोड़ा सा कष्ट सहोगे तो शायद बाद की सारी ज़िंदगी आपके एंजॉय से होने वाली है, लेकिन अगर आप अभी एंजॉय करोगे तो बाद की सारी ज़िंदगी कष्ट में जाने वाली है। इसलिए सोचो कि अभी वाला कष्ट सही है कि बाद वाला कष्ट सही है, पूरी ज़िंदगी का कष्ट तो सही नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी आप बस थोड़ा सा कष्ट सह के पढ़ाई कर लो, त्याग करो अपना, और ठीक है ना। तो इस चीज़ों को समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको बताया, एक बड़ा भाई होने के नाते बताया, और विशेष कुछ नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, क्या कर सकता हूँ, बस इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप आदर्श हो, और आदर्श होने के नाते हमारी बातों का कद्र ज़रूर कीजिएगा। और जो नहीं करेंगे भाई तो वो अपना क्या, वो तो खुद का एक संस्कार का पहचान होता है अपना अपना। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। इनकी बातें तो हो गई। रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि के रूप में लोगों के सामने आए थे। ये लाइन तो बहुत ही शानदार है। अज्ञे जी के द्वारा, आपको पता है ना सप्तक वाला, तो दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि जो ये थे, ये कवि के रूप में आए थे। कौन? रघुवीर सहाय। किसके द्वारा सप्तक संपादित किया गया था? दूसरा सप्तक में। दूसरा सप्तक ध्यान रखना, दूसरा सप्तक में ही इन्होंने कवि के रूप में सामने आया था। दूसरा सप्तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि के रूप में सामने आए थे और इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं रची। जैसे आप देख रहे हो, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये सब उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने ये सब कविताएं लिखा। इसके अलावा कुछ कहानियाँ भी लिखी इन्होंने। रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये सब उनकी लेखनी है। उसके बाद निबंध की बात करते हैं तो उन्होंने लिखा कि दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। ये सब बच्चा पार्टी उनकी लेखनी है। और आप अगर चाहते हैं कि हाँ सर ये सब हमको लिखा हुआ इतना सुंदर अच्छा सा नोट्स मिल जाए तो मिलेगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा कहाँ दूंगा।
चलो बहुत तो जानते भी हैं। संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में, इनकी भी संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। आवाज़ तेज करें, है ना। संपूर्ण रचनावली इनकी 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन के द्वारा, किसके द्वारा? राजकमल प्रकाशन के द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जाने दो आने दो, तुम लोग बस मन लगा के पढ़ाई करो। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस क्लास बहुत लोग देख रहे हैं कि मिस कर रहे हैं, मतलब कि ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चलो बाद में देख लूँगा, शायद ये उनकी भूल है। चलो ठीक है, जो जैसा आपकी इच्छा, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। लोग भूल गए हैं रचना के लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चीज़ें ज़बरदस्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था, पहला क्वेश्चन बनेगा, तो आपका जवाब होगा 1984 यानी 1984 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1984 में। किस रचना के लिए? तो लोग भूल गए हैं, एक उनकी रचना थी, लोग भूल गए हैं। इन्हीं रचना के लिए बच्चा लोग उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? जवाब होगा ये पुरस्कार उन्हें 1984 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था भाई? तो किस रचना के लिए? तो लोग भूल गए हैं, इस रचना के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह जो कविता है अधिनायक आत्मकथा के विरुद्ध से ली गई है। एक लेखनी थी उनकी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, वहीं से ये ली गई थी। आत्महत्या के विरुद्ध से ही ये जो लेखनी है अधिनायक चैप्टर है वो लिया गया था। रघुवीर सहाय जो है वो 20वीं सदी के रचनाकार हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन से सदी के रचनाकार हैं, तो आप बताना 20वीं सदी के रचनाकार हैं, 20वीं सदी के। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है अधिनायक वो कहाँ से लिया गया है, तो एक उनकी लेखनी थी आत्महत्या के विरोध, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब हम आई होप कि आपको लेखक का परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चा पार्टी, तो हम अब शुरू करते हैं पाठ का लाइन। एक एक लाइन का अर्थ अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर बहुत इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। और पाठ के लास्ट में जो भी पाठ के आसपास भाषा की बात सब कुछ मैं करवाऊंगा, घबराओ मत। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही हूँ, ठीक है ना, तो सीक्वेंस से तो चलना पड़ेगा ना। और ग्रामर का भी सेक्शन करवाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें कि मेरे भाई एवं बहन जी लोग, कोई चिंता नहीं करेंगे, मैं सब कुछ करवा दूंगा, आपका वादा किया हूँ पूरा करूँगा। पाठ है अधिनायक, और इस अधिनायक में देखिए सबसे ज़बरदस्त बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस पाठ का पढ़ने का उद्देश्य क्या है। इस पाठ के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भाई कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है, त्यौहार होता है, जैसे हम जनरली 26 जनवरी और 15 अगस्त की बात कर लें तो हम लोग झंडा फहराते वक्त वहाँ पे गीत गाते हैं, फिर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वगैरह सब होता है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट लेखक कितने अच्छे बात यहाँ पे बताए हैं कि एक मतलब एक उन्होंने एक यहाँ पे इतनी सुंदर एक टॉपिक लिया, बहुत शानदार है वो, बहुत ही शानदार। और उत्तर प्रदेश में अधिकांश कवि लेखक वहीं पे हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं। हमारी भारत की सौभाग्य, हमारी भारत की जो भूमि है ना, बड़ी ही मतलब सौभाग्यवान है, क्योंकि माँ भारती ने ऐसे ऐसे लाल को जन्म दिया जो कि इनके मतलब क्या सौंदर्य को बढ़ाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा, लेकिन सारे लाल वैसे नहीं है, कुछ तो वैसे हैं कि जो ऐसी का तैसी भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताया है कि एक लड़का जो है स्कूल जाता है, एक लड़का स्कूल जाता है बट उसके बदन पे एक सही कपड़े नहीं है, फटा पुराना सा चिथड़ा हुआ कपड़ा है, और वो जाता है राष्ट्रीय पर्व के दिन और स्कूल में झंडा फहराया जा रहा है और वो लाइन में खड़ा होकर के राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत वहाँ से गाता है ना। और उसमें अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगान की तो जन गण मन अधिनायक, अधिनायक शब्द आता है वहाँ पे, बच्चा लोग सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट ये कौन से अधिनायक हैं, कौन से अधिनायक हैं जो ऐसी स्थिति करा रहे हैं, उन्हीं की बात होने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझना शुरू करते हैं। राष्ट्रगीत में भला कोना वह, सौरा नहीं यार, सॉरी, कोना की जगह में कौन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे, कौन होगा। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ध्यान रखना, वो जो बच्चा है ना, वो जो बच्चा है वो स्कूल गया है तो बस उसको एक इन्होंने बेस माना है लेखक ने,
लेकिन फाइनली जितने भी हमारे आम आदमी हैं, जितने भी मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार हैं, उन सबका प्रतिनिधि करने वाला एक एग्जाम्पल, एक नाम यहाँ पे लेखक ने चुना है, बहुत ही शानदार नाम, हरचरण। हरचरण उन्होंने नाम लिया। क्या नाम लिया? हरचरण। ध्यान रखना कितना शानदार उन्होंने ये नामकरण लिया है। और इस नाम से आखिर यही नाम उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि ये जो नाम है, इस नाम हरचरना, हरचरना नाम है, हरचरना, हरचरना है ना, हरचरना है यहाँ पे, हरचरना नाम। तो हरचरना कोई विशेष व्यक्ति, विशेष आदमी नहीं है, बस हरचरना एक आदमी का स्वरूप इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जितने भी आम आदमी हैं, मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय जो परिवार हैं, उन सबका प्रतिनिधि यही हरचरना करेगा। और हरचरना के माध्यम से ही सारे आम आदमी को संबोधित किया जाएगा। हम एक हरचरना का नाम लेंगे जिससे सारे आम आदमी को बताया जाएगा कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडा फहराने के भाई जलसे में फटा हुआ कपड़ा, फिर मतलब बेकार स्थिति में फटा सुथन्ना, सुथन्ना का होता है पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट पहना हुआ है। सुथन्ना का मतलब होता है पुराने ढंग की ढीली ढाली जो हाफ पैंट पहले ज़माने में लोग पहना करते थे, वही है। फटा हुआ पुराना वही हाफ पैंट पहने जिसका गुण हरचरना गाता है। हरचरना जाता है और वहाँ पे जाता है तो देखिए कवि, कवि का भाव क्या है। हरचरना द्वारा जो राष्ट्रगान गाया जा रहा है उसमें अधिनायक कौन है? कौन भाग्य विधाता है जो इस भारत देश की किस्मत को बना रहा है? लेखक सवाल यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन है वह? जनगण मन अधिनायक। अधिनायक आखिर कौन है? भारत भाग्य विधाता है, जो भारत की भाग्य विधाता है, जो भारत देश की किस्मत को बनाने वाला कहा जा रहा है। कौन है जिसका गुणगान गुण हरचरना गा रहा है? और वो भी हरचरना किस स्थिति में है? फटा हुआ पुराना हुआ ढीला ढाला पैंट पहना है बेचारा। वही हरचरना गुण गा रहा है, गुण गा रहा है। किसकी गुण गा रहा है? आखिर कौन है वो जो भारत देश का किस्मत बना रहा है? राष्ट्रगीत में भला कौन है वह? भारत भाग्य विधाता है। लेखक ने यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा किया। समझो, घबराओ मत, 1000 बार समझाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 1000 बार समझाऊंगा, ठीक है। लेखक देखिए कितनी शानदार यहाँ पे प्रस्तुति दिए हैं लेखक। लेखक का कहना है कि आखिर वो कौन है राष्ट्रगीत में? अधिनायक कहा जा रहा है, भारत भाग्य विधाता कहा जा रहा है, आखिर कौन है? और इन भारत भाग्य विधाता वाले का गुण गा रहा है बेचारा हरचरना, जिसके बदन पे एक अच्छे से कपड़े भी नहीं है, जो फटा सुथन्ना मतलब कि फटा हुआ भाई बिल्कुल पुराना तरीका वाला जो हाफ पैंट पहना है, ढीला ढाला, वो भी शरीर के फिटनेस में नहीं है, उसका गुण गा रहा है हरचरना। आखिर कौन है वो भाग्य का विधाता? कितनी शानदार लाइन है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताते चलो कि यहाँ पे जो भारत भाग्य विधाता है, इसमें पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो आप जवाब दो तो लाइव चैट में सारे कोई प्लीज़। भारत भाग्य विधाता में कौन सा अलंकार है? सब कोई, चूंकि ये चीज़ भी हम लोग यहीं से क्लियर करते चलेंगे। भारत भाग्य विधाता में कौन सा अलंकार है बताएंगे? आवाज़ थोड़ा सा मेरा बदला बदला सा लग रहा होगा, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, मतलब भारी आवाज़ आ रही होगी। जय हिंद बच्चा पार्टी, जय हिंद, बहुत बढ़िया। भारत भाग्य विधाता जो है अनुप्रास अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और इसमें शैली की अगर हम बात करें किस शैली का, तो यहाँ पे प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग हो रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। अब देखिए आगे की पंक्ति, मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। अरे वाह जी वाह, कितना सुंदर लाइन है। और इसका अर्थ समझोगे तो एकदम दिल में थोड़ा सा कष्ट जरूर पहुंचेगा कि वाह क्या सुंदर लेखनी लिखा है भाई रघुवीर सहाय ने। कह रहे हैं कि भारत देश पहले आज़ाद तो नहीं था, आज़ादी के पहले तो यहाँ लोगों की दशा बिल्कुल ही खराब थी, पर क्या आज़ादी से क्या फ़ायदा? आज़ादी के बाद भी तो आम आदमी की वही दशा है। और वही आम आदमी जा करके उस पंक्ति में खड़ा होकर के गा रहा है, जय जयकार कर रहा है, गुण गा रहा है, कह रहा है कि जन गण मन अधिनायक जय है, अधिनायक की जय हो। कौन से अधिनायक भाई? आप किस अधिनायक की बात कर रहे हो?
वही अधिनायक जो आपको बदन पे पहनने के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं दे पा रहा है। क्या उस अधिनायक की बात कर रहे हो जो तुम्हें शोषण कर रहा है, जो तुम्हें हर वक्त दबा रहा है, जो तुम्हारे अधिकारों को छीन रहा है? उस अधिनायक के गुण गा रहे हो तुम। वाह, दिल जीत गया रघुवीर साहब जी, बहुत सुंदर कर रहे हैं कि बताओ वो अधिनायक तो जो खुद है वो मखमल, सुन रहे हो, मखमल का वस्त्र धारण किया है, वो खुद का टमटम पे बैठा है, घोड़ा गाड़ी पे सवार है। बल्लम तुरही, बल्लम तुरही का मतलब होता है बच्चा पार्टी, एक मतलब होता है ना, एक राजसी प्रतीकों का एक होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोले, भाला जैसा एक शस्त्र होता है, जैसे होता है ना बगल में लेकर के कोई खड़ा है भाला वाला, वो बल्लम तुरही बोलते हैं उसको, एक शस्त्र, राजा की शोभा होती है, पहचान। पगड़ी छत्र चमर के साथ, माथे पे शानदार पगड़ी है और छत्र चमर के साथ आगे पीछे चमर डुलाए जा रहे हैं उसके। जो अपने स्वार्थ के लिए मर रहा हो और स्वागत के लिए तोप छुड़ाकर, उसका जब स्वागत होता है तो तोप की सलामी देते हुए स्वागत हो रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाकर स्वागत हो रही है उसकी। किसकी? उस अधिनायक की। शर्म आ रही है, किस अधिनायक की बात कर रहे हो? उसी अधिनायक की ना, कि जो उस हरचरना को यानी पूरे आम आदमी को पहनने के लिए सर पे बदन पे अच्छे कपड़े तक नहीं दिए, पेट भरने के लिए पूरी तरह से भोजन नहीं मिल पा रहे हैं। क्या हम उसे अधिनायक कर रहे हैं जो तोप छुड़ाकर, तोप बंदूकों से सलामी भाई उसकी हो रही है, तोप की सलामी देते हुए ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत कर रहे हैं हम। मखमल का खुद का कपड़ा पहना है, खुद टमटम पे सवार है और उसके साथ एक राजशाही प्रतीक हथियार भी है, भाले भी हैं, माथे पे पगड़ी भी है छत्र के साथ, मतलब छाया के अनुसार, चमर के साथ चमर भी डोल रहे हैं, उसके आगे पीछे लोग चमर डुला रहे हैं, तोप छुड़ाकर सलामी दी जा रही है, उसको स्वागत हो रही है, तोप की सलामी, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत कर रहे हैं। जय जय कौन कराता है? आखिर कौन है ये, और ये सब कौन कराता है? वो पूछ रहे हैं, ऐसी शानो शौकत आखिर वाला कौन है? वो जय जय कौन कराता है जिसका हरचरना गुण गा रहा है? हरचरना, हरचरना मतलब समझ जाना, हरचरना कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, हरचरना पूरे आम आदमी को बता रहा है। हरचरना एक ऐसा नाम लिया गया है। वैसे ध्यान रखना कि हरचरना जो शब्द है, हरचरना जो शब्द है वो हरिचरण से बना है। किससे बना है? हरिचरण से। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पता नहीं है तो आप जान जाओ कि हरिचरना जो शब्द है वो हरिचरण का तद्भव रूप होता है। किसका? हरिचरण का, हरिचरण का। लेकिन लेखक ने यहाँ पे हरिचरण नाम नहीं लिया, हरचरना लिया, क्योंकि हरचरना नाम ही इसके लिए प्रयुक्त है। आम आदमियों के लिए, जो शोषित हो रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए हरचरना नाम सही है, लेकिन हरिचरण का मतलब समझ रहे हो ना, हरि के चरण। तो ये भाई कुलीन व्यक्तियों के लिए होता है, जो कि बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही तेज तरार, मतलब कि भक्ति लीन में हो, उनके लिए हरिचरण होता है। बट जो पीड़ित है, शोषित है, जो भूखे मर रहे हैं, जिनको अपना अधिकार तक नहीं मिल रहा है, उसके लिए तो भाई हरिचरण नाम प्रयुक्त नहीं है, हरचरना नाम ही प्रयुक्त है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कह रहे हैं लेखक कर रहे हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन है वह जो भारत का भाग्य विधाता है, और ये गाने वाला जो गुण है हरचरना, हरचरना गुण गा रहा है, किसका गा रहा है? कौन विधाता है उसका? और गाने वालों को देखो कि उसके भाई बदन पे फटा हुआ सुथन्ना, फटा हुआ कपड़ा है, अच्छे से बदन ढकने तक भी कपड़े नहीं है, और वो गुण गा रहे हैं बेचारा। किसका? जो खुद का मखमल का भाई कपड़ा पहना हुआ, टमटम पे सवार हो, बल्लम तुरही एक वही भाले जैसा उसका प्रतीक हथियार हो, पगड़ी हो माथे पे, चंवर भी आगे पीछे डुलाया जा रहा है, तोप की सलामी से स्वागत हो रही है, ढोल नगाड़े बजाकर उसके स्वागत कर रहे हैं। जय जय कौन कराता? आखिर ऐसे वाले है कौन? अब देखो आगे समझ जाओगे, टेंशन मतलब। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? तमगा का मतलब मेडल होता है। क्या होता है? मेडल, तगमा, जिसे हम लोग मतलब तगमा भी लोग कह देते हैं, लेकिन तगमे, यहाँ पे तगमा ही होता है। देखो तगमे, तगमे, तगमा का मतलब क्या हो गया? मेडल, समझना। पूरब पश्चिम से आते हैं,
लेखक कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जलसे आदि में जो राष्ट्रगान गाया जा रहा है उसमें अधिनायक की प्रशंसा और गुणगान सुनकर कवि सोच रहे हैं, अधिनायक की बड़ी बड़प्पन हो रही है, गुणगान हो रहा है। लेखक सोच में पड़ गए, कवि सोच में पड़ गए कि आखिर ये अधिनायक है कौन, जबकि देश में आज तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी आज अधिनायक है। कवि अधिनायक तथा इन जलसों में सत्ता वर्ग में जो शामिल लोग हैं ना, उनको चोट करा रहा है और कह रहे हैं कि इस व्यवस्था में क्या पूरब क्या पश्चिम, चारों दिशाओं में भूख से हाहाकार मचा हुआ है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, नंगे पैर आते हैं चल करके। आम आदमी जो है, आम आदमी के लोग जो हैं भाई, वो तो नंगे पैर आ रहे हैं। नर कंकाल, शरीर ऐसा है जैसे लगता है कि कंकाल दिखाई दे रहा है, एकदम भूखे मर रहे हैं बेचारे, कंकाल की तरह। ना बदन पे एक अच्छा सा वस्त्र है, ना पेट भरा हुआ है, ना शरीर भाई हेल्दी है, नहीं। पूरब पश्चिम से आते हैं, चारों दिशाओं से आ रहे हैं, क्या पूरब क्या पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण, चारों दिशाओं से ऐसे लोग आ रहे हैं, आम आदमी लोग आ रहे हैं। नंगे बूचे नर कंकाल, नंगे पैर आ रहे हैं। नर कंकाल, अरे भाई ये कंकाल कह के क्या बताया जा रहा है, ये साबित कराया जा रहा है, ये प्रतीक हो रहा है कि वो भाई पूरी तरीके से अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं रखते हैं, उनको खाना ही नहीं मिल पा रहा है और वस्त्र भी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो सत्ता पर कुंडली मार करके आसन पकड़ करके बैठ गए हैं और शोषण कर रहे हैं। सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है, सिंहासन पर बैठे हैं वो लोग, बिठाकर उनको मेडल सम्मानित किया जाता है। आखिर ये सब कौन करता है, तगमे उन्हें दी जाते हैं, किनको, जो सिंहासन पर बैठे हैं। आखिर किस व्यू से दे रहे हो भाई, वो आखिर क्या कर रहा है, वो तो खुद की देख रहे हो ना कि मखमल का वस्त्र पहना हुआ है, और आपको क्या दिया, आपके पास तो बदन पे ढकने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है और पेट को भरने के लिए अन्न भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं है, नंगे पांव चल रहे हो। उसका स्वागत भी हो रहा है, बड़ी अच्छी से स्वागत हो रही है, उनको सिंहासन पे बैठाया गया है। बहुत भीड़ में, क्राउड वहां पे एकदम बहुत बड़ी भीड़ है। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज की सभा में स्वागत करेंगे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच फलाना जी को। अरे बड़ी जोरदार तालियां, आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे फलाना जी, आप लोग की जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं। इनका तालियां रुकनी नहीं चाहिए, लगातार तालियों का स्वागत हो। आज के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने वाले हमारे पास आ रहे हैं मुख्य अतिथि हम सभी के बीच, जिसको यहाँ पे विराजमान किया जाएगा और तालियों से और फूल मालाओं के साथ अर्पित करके इनका स्वागत किया जाएगा। ऐसे ऐसे वहाँ पे मतलब किया जाता है भाषणबाजी, कितना उनका आदर दिया जाता है, कितना उनका शोभा बढ़ाया, सिंहासन पे बैठाया जाता है विशेष अतिथि के रूप में। मुख्य अतिथि, आज के मुख्य अतिथि यही है, तो तग में उनको मेडल भी दिया जाता है। कौन लगाता है ये सब, करता कौन है, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। आगे कवि कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में, यह लोकतंत्र का देश है सबका, यहां पे तो कोई ऐसा नहीं कि तानाशाही चलेगा, बट इस लोकतांत्रिक देश में वह कौन कौन है, वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, वह महान शक्तिशाली महाबली जो है वो कौन है, कौन है जो गरीब तथा मध्यम वर्गीय जनमानस के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। कौन है वो जो सबको दबा रहा है, आम आदमी को, मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार को दबा रहा है, वो अधिकार जमाए हुए हैं, जिससे डर कर गरीब तथा मध्यम वर्ग का जो आदमी है, आम आदमी, न चाहते हुए भी भाई कुछ कर बैठता है, क्योंकि उसको तो मन ही नहीं है करने का। देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, घबराना मत। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। आखिर कौन है वो जनगण मन अधिनायक, वह महाबली कौन है जो गरीब को सता रहा है, गरीब को दबा रहा है, मध्यम वर्ग को अपना अधिकार जमा लिया है, उस पर डरा दिया है। डरा हुआ मन, इन आम आदमियों का मन डर गया है, बेमन, मन नहीं है, जिसका बाजा रोज बजाता है, बाजा रोज बजाना का मतलब गुणगान कर रहा है,
और देखो वही जो माइक पकड़ा है ना, खुद के उसके अच्छे वस्त्र नहीं है, खुद भी वो भी आम आदमी के ओर से है। कहता है कि हमारे जो अभी बीच उपस्थित आप सभी के चहेते सारे लोगों के दिल पे राज करने वाले, यहाँ पे हमारे माननीय आदरणीय सम्माननीय अभी कुर्सी पर विराजमान है फलाना जी, ये वो कर दिए, ये वो कर दिए, गरीबों के लिए इन्होंने ये किया वो किया, पूरी उनकी बड़प्पन की जा रही है उन सभाओं के बीच। और किए क्या है? खाक खाक किए हो, क्या किए हो? जो पेट भरने के लिए अन्न भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है उसके बदन पे, तुम लोग शोषण किए हो। और वो तो डरा हुआ है, डर के मारे वो उसका गुण गा रहा है। भाई डरा हुआ मन है, उसका मन नहीं है उनका गुण गाने का, लेकिन जबरदस्ती बाजा रोज बजाता है, गुणगान गा रहा है। आखिर कौन है वो जो सत्ता में बैठे लोगों का गुणगान करने के लिए मजबूर है? वो नहीं करेगा क्योंकि वो आस लगाया है कि मैं थोड़ा बहुत अगर कर लेता हूँ इनका बड़प्पन तो शायद ये साहब जी हमें 2 वक्त की रोटी दे दें या फिर कहीं हमको रोजगार दे देंगे। आस लगाए बैठे रहता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर है और समझ में आ गया होगा आपको। पाठ का लाइन पूरी तरह से समाप्त हुआ और मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है साइंस संग्रह, और प्लीज़ आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इसको शेयर कीजिए, सबसे बड़ी चीज़। और घबराएंगे नहीं, क्लास ख़त्म नहीं हुआ, अभी पाठ का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। कि हरचरना कौन है? प्लीज़ आप लोग, भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस करो स्टडी पे। कितने लोग आ रहे जा रहे उससे मतलब मत रखो, तुम लोग पढ़ाई करो जितने लोग हो। हरचरना कौन है? तो मैं बताया कि हरचरना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है, वो सारे गरीब जनमानस के लिए, वह गरीब पीड़ित शोषित मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है। हरचरना कहा गया मतलब कि सारे आम आदमी के बारे में कहा गया, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं यार, बल्कि शासक वर्ग के इच्छा अनुसार काम करना पड़ता है। बताओ बड़े बड़े साहब लोग डांट लगा देंगे, करना पड़ेगा, ऐसे क्यों नहीं करते हो, करो, डर के मारे। नहीं करेगा तो बेचारे का 2 वक्त का रोटी भी तो नहीं न मिलेगा। अपनी इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन वो दूसरे की इच्छा से बेचारा मजबूर है, विवश है। और वो दूसरे है कौन? वही बड़े बड़े अधिनायक लोग हैं। हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है? तो हरचरना की पहचान तो यही है ना कि उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं, वह पीड़ित है तथा शोषित है, पेट नहीं भरा है उसका, वो नर कंकाल की तरह है, वो शासक वर्ग की इच्छा अनुसार काम करता है, अपनी मर्जी से तो बेचारा काम नहीं करता है, वही उसकी पहचान है। हरचरना की यही पहचान है कि हरचरना जो है वो पूरे गरीब पीड़ित शोषित परिवारों का एक प्रतीक है, आम आदमी का, जो बहुत डर कर रहता है, उनको डरा कर रखा जाता है। वो अपने इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के इच्छा अनुसार काम करते हैं। और दूसरे कौन है? वही सत्ता में बैठे लोग, शासक वर्ग। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आप घबराओ मत, एक एक चीज़ें क्लियर कराऊंगा। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। आ गया क्वेश्चन कि हरचरना जो है वो हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है। कवि ने जब कविता भाई लिखा तो उसमें हरिचरण नाम नहीं लिया, हरिचरण को नहीं लिखा। हरचरना क्यों लिखा? क्योंकि देखिए नाम जो होते हैं ना, नाम से बहुत सारे गुणों का पता चलता है। जैसे हमारे समाज में होता क्या है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि जो मंगलवार को जन्म लेते हैं तो उनको मंगरू कह दिया जाता है। हंसी आएगी आपको। तो मतलब कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्टिविटी के अनुसार या फिर नाम के अनुसार गुण हो जाता है। नाम का देखिए हमारे यहाँ पहले संस्कार हुआ करते थे, नामकरण संस्कार। तो नाम के लिए जन्म समय, कुंडली, नक्षत्र सब कुछ देख करके नाम का मतलब पहला अक्षर नामकरण का दिया जाता था। बट आज तो सीरियल वगैरह में देख करके नाम रख दिया जाता है है ना। तो यहाँ पे देखो हरचरना शब्द क्यों लिया गया, मैं आपको बताया कि हरचरना अजीब सा नाम है। एक लग रहा है कि हाँ एक गरीब परिवार का हरचरना होगा। हरचरना गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा होगा, बेचारा असहाय होगा, किसी के दबाव में होगा। हरचरना मतलब नाम लेते ही मन गिर जाता है। तो हरिचरण नहीं लिया गया क्योंकि कवि ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हरचरना जो है दबे कुचले गरीब शोषित आम लोगों का प्रतिनिधि है। इस वर्ग के जो लोग होते हैं ना, उन लोग के नाम ऐसे ही होते हैं। देखना गरीब किसान जो लोग होते हैं ना, उन लोग के परिवार में कुछ इस तरह से ही नाम हुआ करते हैं, जिसे पता चल जाता है कि वो बहुत मतलब कि बेचारा असहाय है, बहुत ही मेहनत करता है, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा है, कुछ अजीब सा। और बड़े बड़े घराने के जो लोग होते हैं उनका नाम तो VIP, नाम भी VIP होता है। वैसे तो काम उनका VIP ही है क्योंकि दूसरे को दबा रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं। अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए दूसरे के बच्चों को मजदूर बना देते हैं और अपने बच्चे को वहाँ पे पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, जाओ बच्चा
जा जा बेटा, जाओ जाओ, खूब बढ़िया से पढ़ाई करना, वहाँ पे मन लगाना, पापा का नाम रोशन करना है, इंजीनियर बन के आएगा बेटा। और दूसरे के बेटे को घर का पोछा लगवाता है लोग। अगर दूसरे को भी बेटे को अपना बेटा समझ ले तो शायद वो भी एजुकेटेड हो जाएगा, बट नहीं है। तो वही हरिचरण नाम जो कि आम जनता का प्रतिनिधित्व का प्रतीक नहीं है, इसलिए हरिचरण जो नाम है वो यहाँ पर आम आदमी के प्रतीक के लिए उचित नहीं है। हरिचरना नाम उचित है। ठीक है, चलो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? क्वेश्चन नंबर 3, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? अधिनायक तो शासक वर्ग का नेता है, विशेष आदमी है भाई, जो अपनी इच्छा को कभी दबा नहीं पाता है। वो नहीं दबाएगा, वो नहीं दबाएगा, वो आपकी इच्छा को दबा देगा, आम आदमी की इच्छा को दबा देगा, लेकिन कभी भी वो अपनी इच्छा को नहीं दबा सकता है। उसका मन है कि हाँ आज मैं ये खाऊंगा, ए चल ये सब डिश बना, मैं ये खाने वाला हूँ। अब बनाना पड़ेगा आपको, जो रखे हैं ना बनाने वाले उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फरमाइश कर दिया, ए चल मेरे पैर दबा, आज मेरे पैर में बहुत सारा दर्द हो रहा है, चल जल्दी आ जाओ। पैर दबाएगा आपसे, पैर दबाओगे, मेरे बदन में पूरा मालिश कर, दबा, पूरे सर में दर्द है, पूरे बदन में दर्द है, सब करवाएगा। वो अपनी चीजें करवाएगा, बट आपका दर्द, जो आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है वो कौन हटाएगा भाई? खुद से सहन करो, खुद से सहन करो। तो हमारे समाज में यही लोग हैं, यही हमारा समाज है। उनकी पैसे देखो, वह मध्यम वर्गीयों से अपना इच्छा पूरा करवाता है। अधिनायक है, नेता है, अधिनायक है, बहुत बड़ा एक्टर है। पहचान क्या है उसकी? क्वेश्चन में है कि उसकी क्या पहचान है। उसकी तो पहचान बहुत है। वह राजाओं जैसा ठाट बाट में रहता है, उसके आगे पीछे चमर हिलाए जाते हैं। भाई वो जहाँ है वहाँ पे एसी चल रहा है, और आप एसी देखे भी हो या नहीं, फिर उसी जैसे नसीब वाले घर में, मतलब हमारा नसीब तेज होगा कि हम उसको देखेंगे। मतलब भाव समझो भाई, भाव समझो। एसी आज सब देखें, मतलब भाव समझो। वह दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है। बड़े बड़े जो भाई अधिनायक है ना, देखो आज इस घराने में ये काम कर देना होगा, आज जाना उस टोली में और वहाँ की सारा ज़मीन खाली करवा दो, और कल से वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगवाना शुरू करो। बिल्कुल फिल्मी डायलॉग में आ जाएगा। ओके साहब, वही होगा जैसा आप चाहते हैं। बस अब जा करके पूरा वहाँ पे सारा इलाका खाली करवाना पड़ेगा। वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। ज़्यादा बोलोगे थप्पड़ मारेगा, मरवा देगा, और क्या। यही सब तो है। वह भाई तानाशाह होता है, वह अपनी तानाशाही का प्रशंसा सुनना चाहता है, और चाहता है कि आप मेरी बड़ाई करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़प्पन सुनना चाहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, मन में बड़ी एकदम लड्डू फूटते हैं उनको सुनकर। खुद की तारीफ खुद से, मतलब वो सुनवाना चाहते हैं किसी से कि तुम मेरे बारे में पूरा बड़ाई करो यार, मेरी प्रशंसा करो। तो तानाशाही दिखा करके, ओए मेरे बारे में अगर कुछ भी गलत कहा ना तो समझ लेना तेरा क्या खैरियत नहीं होगी। अब तो जो 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 हमारे नेताजी हैं, बड़ी अच्छे आदमी हैं, जो डर से बोलना पड़ेगा आपको, उनके बारे में बढ़िया से बड़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो बस क्या होगा शाम को पता ही है। क्योंकि भाषणबाजी से पहले वो इशारा कर दिए हैं कि देखना यहाँ पे जरा भी कुछ करेगा तो समझ लेना खल्लास, घर पे वापस नहीं जाओगे। बिल्कुल फिल्मी वाली तरीके हैं। वह समारोहों में विशेष अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करना चाहता है। तानाशाह है, जाएगा कहीं पे मुख्य अतिथि के रूप में जाना चाहता है, उसका स्वागत हो, बहुत लोग माला लेकर के आए, बहुत मतलब दम डिंग डंग डीजे बजा करके दम ढोलक ढा सब बजाओ, उनका स्वागत अच्छे से करो। वो ये चाहते हैं, उनकी यही पहचान है। ठीक है। जय जय कराना का क्या अर्थ है? मैं अभी बस यहाँ पे ध्यान देना हूँ। जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय कराना का अर्थ होता है दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना। जय जय कराना का अर्थ होता है कि दूसरों से अपनी बड़ाई करवाना, प्रशंसा करवाना। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत लालसा होती है, वो अपना बड़ाई खुद को सुनना चाहते हैं, और वो दूसरों से अपनी प्रशंसा जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। यही जय जय कराना का अर्थ होता है। वो दूसरों से कहेंगे कि भाई तुम मेरे बारे में बोल दो, मेरी प्रशंसा कर दो। ये चीजें तो हैं इन लोग के अंदर। अधिनायक उन्हीं को कहा जा रहा है। खाक भाड़ में जाए ऐसे अधिनायक।
क्वेश्चन नंबर 5, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहां बेमन का क्या अर्थ है? मैं बताया ना कि यहां बेमन का अर्थ है बिना मन के। मन नहीं है उनका बड़ाई करने का, उनका गुणगान गाने का, लेकिन जबरदस्ती मजबूर हूं, विवश हूं, नहीं गाऊंगा तो कल शाम की रोटी का भी भाई सोचना पड़ जाएगा, लात मार के हटा देगा काम से। अर्थात इच्छा के विरुद्ध होता है। हमारा इच्छा नहीं है पर विरुद्ध हूं। एक आम आदमी आजादी के बाद भी वही जीवन जी रहा है जैसा वह आजादी से पहले जीता था। सही बात है। एक आम आदमी की बात करें तो एक आम आदमी आजादी के पहले भी जो जीवन जीता था वह आज भी जी रहा है। तो क्या मतलब है उसको आजादी का? वो क्या अर्थ समझेगा कि आजादी होती क्या है? वो जैसे पहले था वैसे आज भी है। यहां तक कि उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। वह अपने सामने ठाट बाट में बैठे सत्ता वर्ग के लोगों का गुणगान करना नहीं चाहता है। उसके सामने उसके सेठ बैठे हैं, नहीं चाहता है, उसका हृदय नहीं कर रहा है कि मैं इसका गुणगान करूं, क्योंकि वो उस लायक है नहीं। ये हरामी है, दुष्ट है, हम लोग का मजबूरी में ये मतलब मजबूर है, वो शोषण करता है, सेठ है, अधिनायक कहा जा रहा है, हरामी है ये मन में, लेकिन उसके सामने तो बोलने की औकात ही नहीं है, पैंट गिल्ली पड़ जा सकती है। वो उसके सामने जो गुणगान करना नहीं चाहता है, फिर भी उसे अपने मन के विरुद्ध बेमन, मन नहीं है लेकिन फिर भी बिना मन का वो करना ही पड़ता है जबरदस्ती। यही मतलब है इस क्वेश्चन का अर्थ यही होगा और इसका आंसर समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, आप बिल्कुल घबराएगा नहीं, पूरा करके ही हम लोग चलेंगे, ज्यादा समय नहीं हो रहा है अभी। हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? हरचरना यानी आम आदमी, हरचरना मतलब आम आदमी जो है वो आखिर अधिनायक का बड़ाई करता क्यों है, गुण गाता क्यों है, उसके डर के क्या कारण है? तो इतना तो पक्का है कि वो डर से ही करता है। हरचरना अधिनायक के गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक सत्ता वर्ग का अत्यंत बलशाली व्यक्ति होता है। अधिनायक जो होता है ना, शक्तिशाली है, बलशाली है। अच्छा, फिल्मों में आपने स्टोरी देखा होगा, माँ बोलती है बेटा मत बोलना मत बोलना, वो लोग बहुत बहुत गंदे लोग हैं, बहुत ऐसे हैं, गुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे परिवार को क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन हीरो है, नहीं चुप रहो माँ, कब तक हम ऐसे रहेंगे? पता चला वो दिस दैट किया, गुंडा को कुछ क्षति पहुंचाया, तब तक इसकी मतलब ऐसी की तैसी। पता चला इसके माँ बहन को सबको बांध करके रख दिया है, हीरो के माँ बहन को। मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है। तो बलशाली होते हैं ये लोग, अब इनसे तो डर के ही रहना पड़ेगा। वह मध्यम वर्गीय जनता का अहित कर सकता है, मध्यम वर्ग के लोगों का अहित कर सकता है। बट देखो, मैं मानता हूं आज के समय में ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा, जिस समय था वैसा था। आज तो सारी कोई जाग गए हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, तुम कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे वो सब जगह पे वायरल हो जाएगा। हाँ, कुछ एक ऐसे लोग हैं, पूरी तरह से ये चीज़ नहीं हटा है पर है, लेकिन 100% नहीं है। अब तो जो करोगे ना वो वायरल हो जाएगा। और डर के कारण क्या है? हरचरना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण एक तो पहले से ही बेचारा कमजोर है। हरचरना मतलब आम आदमी, आम आदमी को तो पहले से ही अपनी उसकी आवश्यकता की जो मूलभूत आवश्यकता है, जरूरी चीज़ें हैं, वो तो मिल नहीं पाता है। तो वो तो बेचारा ऐसे ही मन से टूटा हुआ है, निर्बल है, कमज़ोर है। और थोड़ी बहुत वो अधिनायक से आस लगाए रहता है कि शायद उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उनकी इसी चक्कर में तो वो उनका गुणगान करता है। वैसे भी हरचरना जैसे आम आदमी को हर समय अपनी जान का भय बना रहता है। आम आदमी को हमेशा डर का भय बना रहता है, ऐसे करो, नहीं करोगे तो मार डालेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, धमकी देता है लोग, डरा डरा करके काम करवाता है लोग। ठीक है ना? तो यही चीज़ें है, यही वजह है डर के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हो, बाजा बजाना का क्या अर्थ है? बाजा बजाना का अर्थ है गुणगान करना, अर्थात किसी व्यक्ति की प्रशंसा में चाटुकारितापूर्ण बातें करना, प्रशंसा के गीत गाकर उसके खुश करने का प्रयास करना। क्या कर रहे हैं? हरचरना आम आदमी वही न करेगा, बाजा बजा रहा है, मतलब कि उसका गुण गा रहा है। किसी तरह 2 रोटी मिल जाए, चलो भाई तुम्हारे बारे में बड़प्पन ही कर देते हैं, हमारी झोली में तो कुछ आ जाएंगे। चाटुकारिता मतलब कि वही चीज़ है, समझ रहे हो ना? प्रशंसा के गीत गा करके उसे खुश करने का प्रयास करना ताकि उसका काम बन जाए। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, घबराओ मत। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली? कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है? इस वाक्य से, इस पंक्ति से कवि यही ना बताना चाहता है, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, कि वो अधिनायक कौन है, वो महाबली कौन है। वो सत्ता वर्ग में बैठे बलशाली लोग को पहचान कराना चाहता है ना।
वो आम आदमी की पहचान नहीं करना चाहता है, वो बड़े बड़े साहब जी लोग का पहचान करना चाहता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सत्ता वर्ग के अत्यंत बलशाली लोगों की पहचान कराना चाहता है, जो ताकतवर है, उनके पास ताकत है, शक्ति है, सेना भी है। इनके आगे आम आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है भैया। इन लोग बड़े आदमियों के सामने हम छोटे जैसे आदमियों का क्या महत्व है, कुछ भी अस्तित्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। आम आदमी और उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। आम आदमी और उनके बीच तो बहुत ज़्यादा फर्क है ना। जमीन आसमान का फर्क होना मतलब समझते हो, बहुत बहुत ज़्यादा दूरियां होना, डिस्टेंस होना, बहुत ज़्यादा का अंतर होना। तो इस पंक्ति में जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पंक्ति में कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है, तो कवि वही बलशाली अधिनायक की पहचान कराना चाहता है, वही जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो गरीबों का शोषण कर रहा है, जो उनका अधिकार छीन रहा है, उसकी पहचान कराना चाहता है। ये सब आप खुद से भी लिख सकते हो अपने भाषा में, कोई जरूर नहीं है कि जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो केवल यही एज इट इज़ कॉपी कर दो, ऐसा नहीं। इस चीज़ को आप अपने से खुद से भी बना सकते हो। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कौन कौन में कौन कौन में पुनरुक्ति है। सही बात है, कौन कौन में पुनरुक्ति अलंकार है। कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है। देखो कौन कौन, अच्छा पूछा जा रहा है, अगर मान लो कि मैं पूछूं कि क्लासरूम में कि कौन कौन है जो हल्ला कर रहे थे, मतलब इतना कंफर्म हो गया कि एक आदमी हल्ला नहीं कर रहा था, एक से अधिक थे, तभी तो कौन कौन वर्ड पूछा गया। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। मैंने पूछा कौन कौन होमवर्क बना करके लाए हैं, यानी कि मैंने एक को होमवर्क नहीं दिया था स्पेशल, सारे लोगों से पूछा जा रहा है, मतलब कि एक से अधिक है, तभी कौन कौन का वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन है कि कौन कौन में पुनरुक्ति अलंकार है, कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है। तो देखिए भैया, ऐसा है, हम जानते हैं कि आम आदमी का शोषण करने वाला आदमी जो है वो सत्ता वर्ग का है, और वो अकेला नहीं है, वो एक तो है नहीं। सत्ता वर्ग के कई सारे नेता हैं, कई सारे साहब जी लोग हैं, वो तो अकेले हैं नहीं, वो एक से अधिक लोग हैं जो कई तरह से आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। कवि ने उन सभी लोगों के लिए ही यहाँ पुनरुक्ति किया है। कौन कौन का, कवि उन लोगों का ही पहचान करा रहा है कौन कौन कह के। ऐसा नहीं कि वो अकेले हैं, एक होते तो डायरेक्ट उन्हीं को बोला जाता, बट कौन कौन कहा गया, इसका मतलब कि वो एक से अधिक है सताने वाले, गरीबों को सताने वाले एक से अधिक हैं, ठीक है ना। तो एक से अधिक होने के कारण ही इन सब का कौन कौन का यूज किया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का क्या संबंध है। ये जो पंक्ति लिया गया ना, कविता का क्या संबंध है। देखिए, जिस समय ये सब लिखा गया था, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की हम बात करें, तो अगर हम इस पे चर्चा करें कि जन गण मन अधिनायक जय है, जन गण मन अधिनायक जय है, अधिनायकों की जय है, पर उसमें अधिनायक जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था, इन नेताओं के लिए नहीं, देश को आज़ादी दिलाने वालों के लिए, देश को उन्नति के पथ पर ले जाने वालों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया है, उन महापुरुषों के लिए, तथा राजनैतिक व्यक्तियों ने जो राजनीतिक तरीके से हमारे देश को आज़ाद कराया, उसके लिए अधिनायक यहाँ पे कहा गया है। लेकिन इस कविता में कवि ने व्यंग दिया है, कमेंट, टोन दिए, टोन छोड़े हैं। व्यंग्यात्मक कविता में अधिनायक शब्द आज के नेताओं या सत्ता वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, लेकिन आज इस कविता के अंदर अधिनायक जो वर्ड है वो अधिनायक इन सारे लोगों के लिए नहीं है। इस कविता के अंदर जो अधिनायक है वो आज के नेता, सत्ता में बैठे लोगों के लिए है जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। समझ में आया ना। और पहले वाला जो अधिनायक था वो तो भाई क्या बताना, उनकी हम लोग हमेशा जय जयकार करते हैं। वो जो अधिनायक था उस शब्द का प्रयोग देश को आज़ादी दिलाने वाले, देश को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले लोगों के कल्याण के लिए भी, जो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, त्याग कर दिया, जहाँ तक कि अपना जान भी न्यौछावर कर दिया, उन महापुरुषों के लिए किया गया था। ठीक है ना। तो फाइनली एक बार पढ़ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है से इस कविता का यह संबंध है कि भारत के राष्ट्रगान में जो अधिनायक शब्द का प्रयोग हुआ है वो देश को आज़ादी दिलाने वाले, देश को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले, लोगों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले महापुरुषों तथा राजनैतिक व्यक्तियों के लिए किया गया है। वही इस व्यंग्यात्मक कविता, ये जो कविता है वो व्यंग्यात्मक है, व्यंग दिया गया है। इसमें कविता में जो अधिनायक शब्द आज के नेताओं या सत्ता वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, घबराइए मत, 12 क्वेश्चन है, हम लोग अब कंप्लीट पे ही जा रहे हैं। बहुत लोग क्लास छोड़ चुके हैं, खैर कोई बात नहीं, शायद नींद आ रही होगी और उनको, और वो
कुछ लोग ऐसे सोच रहे होते हैं कि हम चलो कल देख लेंगे, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, बट मैं अभी उसी व्यू से पढ़ा दे रहा हूँ। कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो कविता का भावार्थ तो एकदम सो नाइस, बहुत शानदार है। कविता का भावार्थ यह है कि देश को आज़ादी मिले काफ़ी समय बीत गया है, पर आम आदमी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो देश की आज़ादी के पहले था वो आज भी है, उसकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो रही है। आज के अधिनायक इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। बताओ, वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आम आदमी को दबा रहे हैं, मतलब कि उनको भाई शोषित कर रहे हैं। वो वे तानाशाह भी हैं, अधिनायक जो हैं वो तानाशाह भी हैं। वे लोग अपनी प्रशंसा आम आदमी से ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। आम आदमी भी बेचारा विवश है उन लोगों के आगे, कोई चलती नहीं उनकी। यही तो भाव का अर्थ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी 12 नंबर, व्याख्या करना है कि पूरब पश्चिम में आते हैं नगे बुचे कर नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है। तगमे कौन लगाते हैं यहाँ पे। तो ये कहा जा रहा है ना कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से लिया गया है। ये तो सही बात है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं से, मैं अब बताया आपको जब चैप्टर का हिंदी अर्थ बता रहा था तो मैं बताया कि सभी जगह पूरब है क्या पश्चिम है, सभी दिशाओं से लोग आ रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं और नर कंकाल की तरह, मतलब वस्त्र भी नहीं है उनके शरीर पे और भोजन तो हो ही नहीं रहा उनका, क्योंकि वो शरीर कंकाल की तरह हो गया है। और सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है। बताओ, सिंहासन पर बैठ करके उनके भाई वो लगाया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है। कौन करता है ये सब, कौन करता है ये सब, ठीक है। चलो देखते हैं। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं से जो जनता आती है वह नंगे पांव है, वह नर कंकाल के रूप में दिखाई दे रही है। इन गरीबी की कमाई भी सत्ता, देखो गरीबों की कमाई भी जो होते हैं ना, जो भी कमा लेते हैं बेचारे, गरीबों की कमाई भी सत्ता वाले लोग जो सिंहासन पर बैठे हैं वो हड़प लेते हैं, कहीं ना कहीं से वो ले ही लेते हैं। चलो ये काम है, इतना ला दो हो जाएगा। गरीबों के पैसे से वह मेडल भी आता है। अच्छा, कोई फंक्शन वगैरह अरेंजमेंट होता है तो सबसे पैसा वगैरह लिया जाता है, तो उन्हीं पैसों से तो मेडल आता है और उनके लिए फूल का माला भी तो आता है। गरीबों के पैसे से वह मेडल आता है, फूल की माला पहनता है वो, वही अधिनायक गरीबों के पैसे से जी रहा है। कवि यह प्रश्न करता है कि आखिर किनके दबाव में आकर इन लोगों को इस आसन पर बैठाकर इतना सम्मान दिया जाता है। कौन है वो लोग, किनके दबाव में आकर इन लोगों को इतना सम्मान दिया जा रहा है। गरीबों के पैसे से इतने सम्मान दिए जा रहे हैं इनको, बड़ी शर्म की बात है ये। तो बच्चा पार्टी ये सब खत्म हो गया चैप्टर आपका। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से एक नोट्स चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा। और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके वहाँ पे मैसेज आएगा आपको, आप वेरिफिकेशन करेंगे, अपना नाम डालेंगे, उसके बाद सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर सर्च बार में साइंस संग्रह लिखेगा, स्पेलिंग सही होना चाहिए, साइंस संग्रह, तो आपको वहाँ पे साइंस संग्रह आ जाएगा और उसमें आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ज्वाइन पे क्लिक नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे फाइल में जा करके सारे चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव का, समरी, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ वहाँ पे पीडीएफ पड़ा है, आप वहाँ से पीडीएफ ज्वाइन करें। और कैसा रहा आज का क्लास ज़रूर कमेंट करके बताएंगे प्लीज़ बच्चा पार्टी, और प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर बनता है। आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस एक शेयर ज़रूर मांगता हूँ। आप लोग इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए ताकि हर बच्चों के पास शिक्षा पहुँचे, वो भी मुफ्त में। कोई भी बच्चा मजबूर ना हो कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर बैठे पढ़े रहने का एक हमने मुहिम छेड़ा है और हम इस मुहिम में आपसे मदद मांग रहे हैं कि आप इसे शेयर जितना हो सके कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कैसा रहा आज का स्पेशल क्लास कमेंट करना। अगर आपको इस देश हित में कुछ कहना होगा तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम या देश में क्या स्थितियाँ चल रही वो भी आप जरूर बता सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड स्वीट ड्रीम्स एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस। बाय बाय, लव यू ऑल। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, क्योंकि बहुत इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट पढ़ने का। बाय बाय, लव यू।